ओके, सो लास्ट लेक्चर हमने देखा कि F1 इज नथिंग बट दी वर्क डन, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क हुआ है, तो वर्क इज नथिंग बट अपना F cos थीटा। कि अगर एक एंगल पे फोर्स है और उस डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होता है, तो इन दैट केस वी यूज दिस फॉर्मूला। बस आपको इतना याद रखना है कि जब जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो हम यूज करेंगे W इक्वल्स टू F इंटू एस, लेकिन जब जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा एंगल पे होंगे तो हम यूज करेंगे F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट वी सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, यानी वर्क को हम मेजर कैसे करते हैं। नाउ वी नो दैट वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इज मीटर। सो न्यूटन इनटू मीटर is nothing but called as joule. Hence the unit of work is called as joule. तो वर्क मेजर होता है हमेशा जूल में। बट हाउ डू वी नो दैट 1 जूल कितना है? अब जब आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो 1 मीटर 2 मीटर, वी नो कि 1 मीटर इज दिस मच सेंटीमीटर, वन 1 kg इज दिस मच ग्राम्स। तो सिमिलरली पहले अपने को पता होना चाहिए कि 1 जूल हम कैसे मेजर करेंगे। सो 1 जूल इज नथिंग बट 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाय 1 मीटर, सो इन दैट केस द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। I'll repeat it again. If an object is moving जिसपे इन द सेंस एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है थ्रू 1 मीटर, देन इन दैट केस द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। सो 1 जूल इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंड ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम्स में आता है काफी बार, सो प्लीज मेक श्योर यू लर्न इट वेल। तो ये हो गया उसका एसआई सिस्टम। नाउ वी स्टडी सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज डाइन। फोर्स का यूनिट एसआई इज न्यूटन, सीजीएस इज डाइन, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। सो ओवर हियर दैट इज डाइन सेंटीमीटर। नाउ जैसा न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड एज जूल, सिमिलरली डाइन इंटू सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज अर्ग। सो जैसा 1 जूल फाइंड किया था वैसा 1 अर्ग फाइंड करेंगे। 1 अर्ग इज नथिंग बट 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 डाइन का फोर्स अप्लाई करो और वो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो रहा है, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग। सिमिलरली टू दिस, इसमें क्या था? 1 न्यूटन का फोर्स, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज 1 जूल। यहाँ पे 1 डाइन का फोर्स, 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज 1 अर्ग। So these are the units of work. SI unit is joule, CGS unit is erg. So next slide we see what is the relationship between joule and erg. यानी 1 joule is how many ergs? जैसा हमारे पास होता है ना कि 1 kg is 1000 grams, 1 मीटर is 100 सेंटीमीटर। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो हियर वी हैव टू सी क्या हम जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने पास अर्ग में है तो क्या हम उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए अपने को पता होना चाहिए ना कि 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग्स। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। इट सेज हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल। सो ये उसका रिलेशनशिप है। वी नो दैट 1 न्यूटन is 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर is 10⁵ सेंटीमीटर। देखो न्यूटन उसका सीजीएस यूनिट, मीटर उसका सीजीएस यूनिट। तो अभी अपने को फाइंड क्या करना है कि जूल इज हाउ मेनी अर्ग, यानी एसआई यूनिट इज हाउ मच, उसका सीजीएस यूनिट। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई टोल्ड यू दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड एवरीवेयर, सो इसको रट्टा होना चाहिए, दैट वर्क इज एफ इनटू एस। Now force 1 joule is 1 Newton into 1 मीटर, ये हमने अभी लास्ट स्लाइड में किया था। So 1 Newton is 10⁵ डाइन, यहाँ से तो 1 Newton की जगह पे हमने डाइन लिखा। 1 मीटर is 10⁵ सेंटीमीटर, 100 की जगह पे हमने 10⁵ लिया है, सेम थिंग है। So 1 joule is 1 Newton into 1 मीटर, न्यूटन की जगह पे डाइन, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। Now you have done indices in maths. It says a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. So 10⁵ into 10⁵ is 10⁵ plus 2.
दैट इज 10⁻⁷। 9 into centimeter as it is लिखना है। और लास्ट स्लाइड में हमने देखा था that 9 into centimeter is nothing but erg. Hence we get the answer that 1 joule is 10⁻⁷ erg. So अगर जूल को erg में मेजर करना है तो ये उसका रिलेशन है कि 1 joule is always 10⁻⁷ erg. समझ में आया? Just go through that slide. If any doubts, let me know. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो मार्क के लिए हमेशा आता है। चलो, नेक्स्ट वी सी इज नथिंग बट द टाइप ऑफ वर्क। अपने पास 3 टाइप के वर्क्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। लेट अस सी वन बाय वन। नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, ये जो अंकल है गाड़ी को पुश कर रहे हैं, ये है वो गाड़ी को पुल कर रहा है। सो इन दिस केस कैन आई से जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड इवन इन दिस एग्जांपल जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, करेक्ट? सो व्हेन योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, इन दैट केस द वर्क डन इज पॉजिटिव। इन दिस केस थीटा इज 0। थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन में है तो उनके बीच में एंगल नहीं फॉर्म होता है। सो इन दैट केस द वर्क डन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट वील सी दूसरा एग्जांपल। assume that someone has thrown a ball and you're catching it. Next example is a girl lifting this bucket. So in this case क्या हो रहा है कि सामने वाले ने बॉल फेंका है तो डिस्प्लेसमेंट सामने से है और आप कैच करोगे, मतलब आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो रुकने के लिए, करेक्ट? तो वो बॉल सामने से आना, वो डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ से है और फोर्स आप ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो रोकने के लिए। सिमिलरली ये जो लड़की बकेट लिफ्ट कर रही है, वी नो दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट होता है हर एक ऑब्जेक्ट पे। नाउ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ऑन दिस बकेट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स होता है और ये जो बकेट लिफ्ट कर रही है वो अपवर्ड्स है। सो फोर्स इज डाउनवर्ड, displacement is upward. In this case, displacement is coming from this side. You are applying force from this side. तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, the work done is said to be negative. Remember that whenever the force and displacements are in opposite direction, the angle between them is 180. जैसा वो प्रोट्रैक्टर का देखा है ना, तो एक साइड डिस्प्लेसमेंट और एक साइड फोर्स, तो उन दोनों का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। सो इन दैट केस द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव एंड दिस इज उसका फॉर्मूला। कमिंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ द वर्क। चलो अभी इस एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, in this example we see that there is a boy who is trying to push the wall. ये सब आपने भी ट्राई किया होगा पहले। तब ये जो वॉल को पुश करने का ट्राई कर रहा है तो इससे ये वॉल मूव होगा क्या? नहीं। So in this case what is happening, you are applying force, you are applying a lot of force but there is no displacement. So in that case the work done is said to be 0. यानी जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इन दैट केस द वर्क डन इज सेड टू बी 0. इसका एक और केस है ओवर हियर। लेट्स से मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि एक जगह से स्टार्ट कर रहे हो और उसी जगह पे वापस आते हो, तो इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो उसका एग्जांपल है ये, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अज्यूम करो कि ये अर्थ है और ये मून का पोजीशन है और ये पोजीशन से इट इज स्टार्टिंग। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा ऐसा रोटेट कर रहा है, करेक्ट? और वापस यहाँ पे आएगा तब जाके हम कंसिडर करेंगे ना कि एक राउंड हुआ है। सो कहना इसे जिस पोजीशन से मून ने स्टार्ट किया है उसी पोजीशन पे वो आके रुका हुआ है। सो इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट इज 0. क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे एक्ट होना बंद हो गया अर्थ का, तो ये मून जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चला जाएगा। ये मून रिवॉल्व इसके लिए कर रहा है क्योंकि अर्थ का फोर्स उस पे